125 किलोमीटर जनूब मगरिब में है। कराची से 220 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची हैदराबाद में आज और कल बारिशों का इम्कान है, जबकि 30 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। केटी बंदर के साहिल पर 6 से 8 फीट लहरें बुलंद हो सकती हैं, जबकि लहरों की ऊंचाई 2 से 2.5 मीटर बुलंद हो सकती है। NDMA के मुताबिक तूफान के बायस शुमाल मशरकी बहिरा अरब में लहरें 10 से 15 फीट तक बुलंद हो सकती हैं, जबकि केटी बंदर और एतराफ में लहरें 6 से 8 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। NDMA के मुताबिक हवाएं 30 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, जबकि सिंध और मकरान के साहली इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ भी तूफानी रह सकती है। जबकि अब बात करें अगर ठट्ठा और सजावल के हवाले से, वहाँ पर भी और बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट के अजलाह में भी 17 जून तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। हुक्काम के मुताबिक नकल मकानी करने वाले मजीद थोड़ा वक्त कैंपों में गुजारना होगा। तूफान के 18 इस हवाले से बताया जा रहा है कि 81,000 से ज़ायद अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। और बिपरजॉय के हवाले से ही बात करते हुए कराची से टकराने का खतरा टल गया है। आपको बताएं इस हवाले से कि आज और कल बारिश का इम्कान भी है। मज़ीद क्या अपडेट से वहां से जानेंगे, नुमाइंदा 7 न्यूज़ सबा खान मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। अगर बात की जाए शहर कायद की, तो आज शहर कायद का मौसम जो है खासा गर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन मौसम जो है वो अबर आलूद है। गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है। कई एक मकाम पर जो है सुबह हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में शाम तक हल्की बारिश होने का इम्कान है, लेकिन उनका ये कहना है कि मौसम भी ऐसे अबर आलूद रहेगा और गर्मी की शिद्दत भी बरकरार रहेगी। जबकि साइक्लोन की बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि साइक्लोन कल इंडिया गुजरात के साहिल से टकरा गया शाम 7 बजे और रात देर तक जो है वो तबाही मचाता रहा। अगर बात की जाए उसके आफ्टर इफेक्ट्स की, तो ठट्टा बदे भी जो है तेज़ बारिश और हवाओं का सिलसिला जारी रहा। जी बहुत शुक्रिया सबा, आप अपडेट कर रही थी। तूफान का खतरा टल गया, बदीन में माहीगीरों को बस्तियों में जाने की इजाज़त। डिप्टी कमिश्नर बदीन कहते हैं कि समुद्री तूफान का खौफ काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। साहली पट्टी की तरफ चलने वाली तेज़ हवाओं का सिलसिला भी थम गया। जिन माहीगीरों का नुकसान हुआ जल्द से जल्द उनका अजाला करेंगे। और बिपरजॉय फॉर एयरपोर्ट से मुतल्लिक सिविल एविएशन का नोटिम जारी। नोटिम तेज़ हवाओं के इम्कान के बायस जारी किया गया है। तर्जुमान एविएशन के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर हवा की रफ्तार 30 नॉट्स होने की सूरत में लैंडिंग या टेक ऑफ की इजाज़त नहीं होगी। नोटिम रात 12 बजे तक नाफिजुल अमल भी रहेगा। नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, जहाँ आपको बताएं कि इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और इस हवाले से भी बताया गया एयरपोर्ट्स पर हवा की रफ्तार 30 नॉटिम रहेगी। इस हवाले से नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, जहाँ आपको बताएं कि बिपरजॉय 4 एयरपोर्ट से मुतल्लिक सिविल एविएशन का नोटिम जारी। नोटिम तेज़ हवाओं के इम्कान के बायस जारी किया गया। तर्जुमान एविएशन के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर हवा की रफ्तार 30 नॉट्स पर होने की सूरत में लैंडिंग या टेक ऑफ की इजाज़त नहीं होगी। नोटिम रात 12 बजे तक नाफिजुल अमल रहेगा। बराह रास्त आपको लिए चलें, वज़ीर इत्तलात सिंध इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
इस वक्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं जहां वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनामी मिनिस्टर सिंध असम्बली में खड़े हैं और इस हवाले से आपको अपडेट करें, जहां आपको बताएं कि असम्बली के इस वक्त मनाजिर आप देख रहे हैं। असम्बली में कसीर तादाद रहनुमाओं की मौजूद है, जबकि इससे कबल आपको ये भी बताएं कि इकदाम भी किए गए थे और सैलाब की सूरत हाल पर भी इनकी जानिब से 12 ब्रीफिंग्स भी दी गई थी। और इस हवाले से ये भी बताएं कि आज सैलाब जो था वो के थे कराची की सूरत हाल, तो उस हवाले से भी बताएं कि पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वहाब भी मुंतखब हुए थे। उस हवाले से भी उनकी जानिब से पहले मुबारकबाद भी दी गई थी, जबकि दूसरी जानब आपको ये बताएं कि इस हवाले से ये भी बताएं कि सैलाब की सूरत हाल पर इनकी जानिब से तफसीलन ब्रीफ किया गया था और ये कहा गया था कि आप 10,000 या 14,000 रुपए की गंदम बाहर से मंगाएं, अपने जराए मुबादला बाहर भेजें, वो बेहतर है कि अपने मुल्क में अपने किसान को आप 4,000 रुपए रेट दें। क्या ज्यादा बेहतर है सर? ये इसके लिए नॉलेज चाहिए, इन सारी बातों के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप परमिशन के आप ये सारी बातें करते रहें। इसके साथ साथ बात हुई नकली मैंडेट की। पॉइंट मुझे बता दीजिए क्या जो पॉइंट नकली मैंडेट की जो बात हुई सर, बल्दियात के इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है? किसने बोला था एमक्यूएम को बायकॉट करे? किसने एमक्यूएम को कहा था कि बायकॉट करे सर? बताएं। हमने तो नहीं कहा था एमक्यूएम को कि बायकॉट करें जी। आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते, आपके लिए दिल भी खुले थे, आपके लिए मैं ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन एमक्यूएम ने अपनी मर्जी से बायकॉट किया ना। तो आप आज मैंडेट की बात कर रहे हो, आपने कराची के मेयर की बात कर ली, तो आपको किसने मना किया था इलेक्शन लड़ने से? भैया लड़ते ना, आपको किसी ने मना नहीं किया था। मेरे दोस्त ने बात की लॉ एंड ऑर्डर की। क्या कहा जी? कराची में स्ट्रीट क्राइम है, मैं मानता हूं स्ट्रीट क्राइम है, लेकिन जब सारे फसलें डूब गई तो गंदम भी डूब गई। आपने गंदम इंपोर्ट की। जो गंदम इंपोर्ट की वो कितने की 9,000 रुपए टन में आपने गंदम इंपोर्ट की। 9,000 में शुरू हुई, फिर जो पास्को के जरिए मंगाई गई 10,800 रुपए में, और वो 14,000 रुपए तक गई है। मुझे बताएं कि आप अपने मुल्क से अच्छी गंदम, क्योंकि बाहर से जो गंदम आती है, ये भी मैं दोस्तों को बताता चलूं, उसमें हमेशा लोकल गंदम मिक्स करके देते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, 70-30 का रेशियो होता है। तो मुझे बताएं, आप 10,000 या 14,000 रुपए की गंदम बाहर से मंगाएं, अपने जराए मुबादला बाहर भेजें, वो बेहतर है कि अपने मुल्क में अपने किसान को आप 4,000 रुपए रेट दें। क्या ज्यादा बेहतर है सर? ये इसके लिए नॉलेज चाहिए, इन सारी बातों के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप बगैर इंफॉर्मेशन के आप ये सारी बातें करते रहें। इसके साथ साथ बात हुई नकली मैंडेट की। पॉइंट मुझे बता दीजिए क्या जो पॉइंट नकली मैंडेट की जो बात हुई सर, बल्दियात के इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है? किसने बोला था एमक्यूएम को बायकॉट करे? किसने एमक्यूएम को कहा था कि बायकॉट करे सर? बताएं। हमने तो नहीं कहा था एमक्यूएम को कि बायकॉट करें जी। आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते, आपके लिए दिल भी खुले थे, आपके लिए मैं ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन एमक्यूएम ने अपनी मर्जी से बायकॉट किया ना। तो आप आज मैंडेट की बात कर रहे हो, आपने कराची के मेयर की बात कर ली, तो आपको किसने मना किया था इलेक्शन लड़ने से? भैया लड़ते ना, आपको किसी ने मना नहीं किया था। मेरे दोस्त ने बात की लॉ एंड ऑर्डर की। क्या कहा जी? कराची में स्ट्रीट क्राइम है, मैं मानता हूं स्ट्रीट क्राइम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हड़तालें नहीं होती, कराची में बोरी बंद राशें नहीं मिलती, कराची में अब गाड़ियां नहीं जलती। जिन्होंने जलाई तो जो 2-4 दिन के लिए उनके साथ
कर लिया। कराची में दहशतगर्दी नहीं होती, कराची में भत्ता नहीं लिया जाता। तो मेरे दोस्त जो फरमा रहे थे कि जी कराची के लॉ एंड ऑर्डर खराब है, सर बिल्कुल इंप्रूवमेंट की कोशिश की जा रही है। सेंसस की बात की मेरे दोस्त ने, यस, ये वजीर आला सिंध थे जिन्होंने सबसे पहले सेंसस पे ऑब्जेक्शन किया, सबसे पहले। और अगर सेंसस में पॉपुलेशन रिवाइज हुई है तो वजीर आला सिंध के जाती इंटरेस्ट की वजह से हुई है, सिंध कैबिनेट की वजह से हुई है। हमारे दोस्तों को तो पता भी नहीं था, हमारे दोस्तों को तो पता भी नहीं था कि किस तरीके से सेंसस हो रहे हैं। ये हमने हर मौके पर चर्चा, और एक एक रिकॉर्ड, एक एक लेटर रिकॉर्ड का हिस्सा है, एक एक मीटिंग के मिनट रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर आप बोले कल की तारीख में मुकेश चावला साहब हमारे मिनिस्टर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे दें, कितनी दफा सिंध हुकूमत ने एहतजाज किया कि जी ये सेंसस ठीक नहीं हो रहे, हमें एहतजाज है। लास्ट टाइम भी क्या हुआ, चले मैं बता दूं आपको। या तो आज हमारे फाजिल दोस्त जो फरमा रहे थे कि सेंसस में, मैं सवाल पूछता हूं अभी, और वहां से सीटों में बैठ कर बात भी हो रही थी, आपको सिर्फ इस सेंसस में एतराज था या इससे पहले सेंसस में एतराज था या नहीं था? जवाब दे दें मुझे। इससे पहले सेंसस हुआ था, उसमें भी सिंध के साथ ज्यादती हुई। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर, उस वक्त आपके इमरान खान नियाजी प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने जो फेडरल गवर्नमेंट में मीटिंग हुई उसमें डिसेंटिंग नोट दिया कि हम इस सेंसस को नहीं मानते। आपके एमक्यूएम के वजीर जो उस वक्त फेडरल कैबिनेट का हिस्सा थे, उन्होंने साइन कर दिया कि हम सेंसस को मानते हैं। तो किसने कॉम्प्रोमाइज किया, हमने किया या आपने कॉम्प्रोमाइज किया? जवाब दें मुझे, अपनी तकरीर में बोलना, जवाब अपनी बैठ जाओ, तकरीर पे बात करना अपनी, बैठ जाओ। हाँ तो मैं बता रहा हूं, आपकी पार्टी ने, आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने उस वक्त कंसेंसस दिया कि हां सेंसस ठीक हुए। हमारी पीपुल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हम सेंसस को नहीं मानते, आपने माना उसको। इन सारे वक्त में आप लोग पावर का हिस्सा थे, आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा थे, आप आज भी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। मैं यही कहता हूं सर कि लीडरशिप में कंसेंसस होता है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रेसिडेंट मोहतरम असफ अली ज़रदारी साहब और मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब में कंसेंसस था, है और इंशाल्लाह तो रहेगा। लेकिन जो सेकंड थर्ड टीयर में, अब अगर मेरे जाती इशूज मेरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं तो मैं उनको इस असेंबलीज में लाके कोई और सिचुएशन क्रिएट करूं। आई डोंट नो कि मेरे दोस्त किसके कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सवाल ही उठाया। इस तरह से हर चीज का डिटेल में जवाब दे सकता है। ट्रांसपोर्ट में मेरे दोस्त ने बात की, 150 बसेस चल रही हैं, अब कौन जवाब दे 200 बसेस चल रही हैं? या तो मेरे साथ चलें, इनको मैं बसें गिनवाऊं बैठकर कि कितनी बसें कहां चल रही हैं। सर कराची के लिए बजट में, बजट की बात की, कराची से पैसे लेके जाते हो, कराची देते कुछ नहीं हो। अगर कराची के बजट में एक एक कंपोनेंट को देख ले, एक एक कंपोनेंट में जो खर्चा हुआ है, पर हमको जता नहीं रहे, कराची हमारा है। ये जो दोस्त ने बात की कि कराची में लोग अफगानिस्तान से आ जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आ जाते हैं, पंजाब से, सिंध से आ जाते हैं, वो सिंध से आ जाते हैं, क्या कराची सिंध है? कराची सिंध है, किसी के बाप में मजा ले आने से रोके। कराची सिंध है, कराची सिंध रहेगा। आप बैठ के, यहीं बैठ के, हमें बैठ के सारे दिनों सिंध से लोग आ जाते हैं। आप होते कौन हो भाई कि सन ऑफ द सॉइल को बना करो कि आप सिंध से आ जाते हैं? कराची सिंध है, कराची सिंध रहेगा। जिसने ये ख्वाब देखा था, जिसने कोशिश की थी, वो लंदन में लॉक हो गया। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट की बात। सर ट्रांसपोर्ट महकमे में रेड लाइन भी बन रही है, अरबों रुपए की। कराची शहर के लिए येलो लाइन भी बन रही है, अरबों रुपए की। सर जो शिकायत यहां का हमारे दोस्त करें, ये ताने तो हमें सुनने को मिलते हैं, हमें सुनने को मिलते हैं कि जी कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उधर वो स्कीम में नहीं है। जो सहूलियात कराची में, क्या वो सहूलियात सिंध के दीगर इजला में है? नहीं है, मैं मानता हूं नहीं है। जो फैसिलिटीज सिंध के
शहरी इलाकों में, वो देही इलाकों में नहीं, हम मानते हैं। जो बजट की रकम कंपैरिजन कर ले, बैठ जाए कि जो बजट के रकूमात कराची शहर के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, क्या सिंध के दीगर जिलों के लिए नहीं है? तो सर आप देखें बैठे बैठे जो है ना, कोई और पे से पहले क्या बोले थे मौजूद मेंबर, बात करने नहीं दूंगा, धमकी है धमकी। ओ भाई, तुम धमकी देने वाले होते कौन हो? तुम्हारी धमकी मानता कौन है? तुम्हें पूछता कौन है? धमकी है। दूसरा सर, दूसरा जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में बात कर रहा था सर, अल्हम्दुलिल्लाह कराची पाकिस्तान का वह वाहिद शहर है जिसमें ईवी बसेस शुरू की गई हैं। कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें पिंक बसेस शुरू की गई है, और इंशाअल्लाह ताला कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर होगा और पहला शहर होगा जहां पर ईवी टैक्सीज और पिंक टैक्सीज भी शुरू होंगी। ये आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपके लिए करेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को अच्छा ना लगे। ये सहूलियात हमने सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई हुई हैं कि लोग, यहां के लोग सब्सिडी वाली रकम में बैठ के यहां पे काम करें। 50-50 रुपए में लोग जो है वो 40-40 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये किसी पे एहसान नहीं, ये हमारा काम है कराची के लोगों की खिदमत करना। K4 के लिए जो काम हो रहा है, जिस स्पीड में हो रहा है, पैसे रख रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट भी रख रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी रख रही है। हब के जरिए वो में से लोग को अपनी तकरीर में बताएंगे काम हो रहा है। सर, हमारे दोस्तों ने एतराज किया जी कि कराची शहर में हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है। अब सर, मैं इससे ज्यादा तो मैं समझता हूं कि कोई और झूठ का परिंदा हो नहीं सकता। पूरे पाकिस्तान भर में अगर सबसे ज्यादा टॉप क्वालिटी की कोई फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सर्विस है तो सूबा सिंध में, और सिंध के शहर कराची में है। पूरे पाकिस्तान, ओपन चैलेंज, नाम ले दे मुझे, ले दे लाहौर का नाम ले दे, मुझे इस्लामाबाद का दे दे, मुझे पेशावर का दे दे, मुझे कोयटा का दे दे। कौन सा पाकिस्तान का सूबा है जिसमें अभी तक 25 से ज्यादा NICVDs खुल चुके हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टंट्स डल रहे हैं, लोगों की एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी हो रही है। पूरे पाकिस्तान मुझे एक जगह बता दें। इन्फेक्शन डिजीज सर, इन्फेक्शन डिजीज के हॉस्पिटल कराची में पाकिस्तान की पहली हॉस्पिटल है। साइबर नाइफ सर, साइबर नाइफ जो इस वक्त आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाए, अमेरिका में चले जाए, $60,000-70,000 पर पेशेंट, और यहां पे मुफ्त का इलाज हो रहा है। अरबों रुपए की सब्सिडियां यहां हॉस्पिटल को दी जा रही है, अरबों रुपए की, लेकिन किसी से कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, किसी पेशेंट से पैसे नहीं लिए जा रहे। गम्बट हॉस्पिटल सर, वो है खैरपुर में, कायम अली शाह साहब की मेहरबानी से, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लिवर, लंग्स का ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये किसमें है? ये आप पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। सर, हेल्थ में मैं कहता हूं ओपन चैलेंज है ना, जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपने बात करनी है करें। इंसान की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंसान की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा उसकी सेहत होती है, उसकी जान होती है, और उसी जान का सबसे ज्यादा का ख्याल किसने रखा है? तो वो आपकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हुकूमत सिंध ने रखा है। यहां पर नफरत की बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन जोड़ने वाले कम होते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की कामयाबी ये है कि अभी इलेक्शन हुए सर, कराची में, मलीर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीती, मुल्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीती, कश्मीर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीती। यह है मुल्क को जोड़ने वाली पार्टियां। और जो पार्टियां नफरत की सियासत करती हैं, जो नफरत को प्रमोट करती है, उनका ये हुकूमत का विजन था
जाहिर है इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। आप 76,000 लोगों को एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाएं, फिर उन रिलीफ कैंपों में खाना पहुंचाना, उन रिलीफ कैंपों में बिस्तरे पहुंचाना, उधर 3 वक्त तक खाना देना, वहां पे मेडिकल की फैसिलिटीज देना। अभी रेस्क्यू 11, 12 की सारी गाड़ियां वहां पे मौजूद हैं। उसी तरीके से आपके जितनी बड़ा अफसोस हुआ कि यहां पे जो तकरीर की गई, सर ये तो मेरा था उस तकरीर का जवाब। अब मुझे पता मुकेश साहब था मुझे सेपरेट तकरीर तो नहीं करने देंगे बजट पे, तो मैं इसी पे ही जो बाकी कुछ पॉइंट से वो मैं ऐड करता चलूं। सर हुकूमत सिंध ने, मैं कहता हूं कि वाकई अभी भी सुनामी की वार्निंग थी। मैं सलाम पेश करता हूं हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, हमारे चीफ मिनिस्टर को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जनाब आसिफ जरदारी साहब को, मोहतरमा फरहाल तालपुर साहबा को। जिस तरीके से सुनामी की वार्निंग आई, पूरी की पूरी लीडरशिप एक एक एमपीएस और एमएनएस के साथ राब्ते में थी। ठट्टा हो, सजावल हो, बदीन हो, कराची के कोस्टल बेल्ट्स हो, हर जगह पे आपके और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे मौजूद थे। सर आपको पता है कितने लोगों को इवैक्यूएट किया 3 दिनों में? कितने लोगों को? 74,000 लोगों को 3 दिनों में इवैक्यूएट किया है। और अगर खुदा ना खास्ता ना करते तो क्या होता? वो जो देहात है, सुनामी नहीं है लेकिन पानी की हाई टाइड जो वगैरह से वो देहात सारे पानी के नीचे है। इस वक्त हमें पूरे रिसोर्सेज लगाने पड़ते उनको रेस्क्यू करने में, और इसमें इस पूरे अमल में आपके सिंध गवर्नमेंट, आपकी इंतजामिया, हमारी आर्मी, हमारी रेंजर्स, हमारी नेवी, हमारी कोस्ट गार्ड, सारे इदारे मिलकर उन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बनाया है, आगे किया है। लेकिन क्या था सर, ये हुकूमत का विजन था। जाहिर है इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। आप 76,000 लोगों को एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाएं, फिर उन रिलीफ कैंपों में खाना पहुंचाना, उन रिलीफ कैंपों में बिस्तरे पहुंचाना, उधर 3 वक्त तक खाना देना, वहां पे मेडिकल की फैसिलिटीज देना। अभी रेस्क्यू 11, 12 की सारी गाड़ियां वहां पे मौजूद हैं। उसी तरीके से आपके जितनी गवर्नमेंट की मशीन है सारी अलर्ट है। कराची में, कराची के लिए भी सक्खर से, लालकाना से, जो भी हमारे डी वाटरिंग पंप से सीएम साहब ने यहां पे मंगवा कर रख दिए कराची के लिए। अगर खुदा न खासा यहाँ क्लाउड बस की जो चांसेस हो रहे थे वो हो जाए तो हम उसको लोगों को हम लोग जो है वो सही टाइम पे हम सारी चीजों को ड्रेन कर सके। तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध सर हमेशा ये इन आजमाइशों ने हमें सिखाया है। जिस तरह मैंने कहा पिछले सैलाब में सर, उससे पहले कोविड में क्या हुआ था? एक मूजी मर्ज पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज दिन तक पूरी दुनिया कोविड के आफ्टर इफेक्ट से नहीं निकल सकी है। काफी मुल्क बैंक करप्ट हो गए, काफी मुल्कों की इकोनॉमी बैठ गई, आज दिन तक नहीं खड़ी हो सकी। आपके मुल्क में भी यही हुआ, लेकिन यही आपकी सिंध हुकूमत थी, ये आपकी सिंध हुकूमत थी जिसने तमाम लोगों को ना सिर्फ रिलीफ दिया लेकिन आपकी हेल्थ फैसिलिटीज उस वक्त जिस तरीके से आपके एक्सपो सेंटर्स में ये बनाई गई, इसके कोविड के सेंटर्स बनाए गए, पूरे सिंध के हर जिले में बनाए गए, वैक्सीनेशंस मंगवाना, सब चीजें करना, ये सारा सिंध हुकूमत ने किया, आवाम के लिए किया, आवाम के पैसों से, आवाम के लिए किया, आवाम का पैसा आवाम के ऊपर खर्च किया। लेकिन बात करा था, ये सैलाब बहुत बड़ी आफत थी, आपको भी पता है कि इसने क्या हशर कर दिया था। लेकिन आपकी और हमारी सिंध हुकूमत ने लाखों अफराद को बारिशें पड़ रही हैं, लकड़ियां गीली हैं, लोगों के पास खाने के लिए खुराक नहीं थी, जो भी पका पकाया खाना है, कुक्ड फूड, वो पहुंचाया है सिंध हुकूमत ने। उसके बाद फिर राशन पहुंचाए, और ये नहीं 15-15 दिन के राशन देते रहे और फिर ये 3-3, 4-4 महीने तक पहुंचाते रहे। फिर वहां पे जो हेल्थ की फैसिलिटीज, टेंट्स, जो भी सामान देना था, हर चीज में सिंध हुकूमत ने बढ़ चढ़ कर किया। उसके बाद क्या हुआ सर? लोगों के, किसानों की जमीनें, फसलें सब तबाह बर्बाद हो गई। फिर क्या किया आपकी और हमारी सिंध हुकूमत ने, पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उन किसानों को 5-5 हजार रुपए पर एकड़ दिए कि आप लोग। But it also holds a special place in my heart, as the foundation of this prestigious institute was laid by my grandfather, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. His vision for a think tank that would shape Pakistan's foreign policy discourse has undoubtedly borne fruit over the past 5 decades.
Its analysis of key geopolitical trends, particularly those of significance to Pakistan in our region, have been highly regarded by the Foreign Office and the government in general. I would also like to acknowledge all the eminent chairs and director generals, research faculty and staff who have contributed to the Institute's work at various points and helped it evolve into a premier think tank for Pakistan. Distinguished guests, the world today is beset by interlocking food, fuel, financial crises, and the existential threat of climate change. The most distinguishing feature of our times is the intensifying great power contestation, which has in its wake the potential to divide the world, undermine the prospects of international collaboration, and to tackle global challenges, and even evoke major power conflict. If the current trends are not checked and reversed, I dread that it might end up losing the world as we know it, while seeking to preserve the current world order. Pakistan's foreign policy, therefore, must be imaginative, multidimensional, and flexible to the rapidly transforming geopolitical landscape across the globe. Distinguished participants, when the government assumed office in April 2022, it faced the serious challenges on the diplomatic front. Despite that, we diligently pursued a foreign policy aimed at addressing our national challenges, opening doors for our people, improving access of our goods and services, preserving sovereign decision-making at multilateral fora, and promoting multilateralism and international law while amplifying Pakistan's viewpoint at the regional and global level. Addressing our domestic issues requires quick rebuilding of ties and restoring trust with key capitals and reinvigorating substantive engagement with our traditional partners. Pakistan is committed to forging good relations with all major powers. Beyond the United States and China, this includes Europe, Russia, and Japan, as well as the ASEAN and Republic of Korea. We reinforce and deepened our traditional partnerships with Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Turkey, Iran, and Qatar. We see a positive trend in Pakistan-Africa bilateral linkages in terms of trade, political, parliamentary, military, and security cooperation. Pakistan has clearly voiced its opposition to any bloc politics or relapse into the Cold War. Forging military alliances and assigning the role of net security provider to some countries at the expense of others is fraught with grave consequences. In our view, the main driver for international relations should be cooperation, not confrontation. There is everything to be gained from economic interdependence and peaceful coexistence, and everything to lose from a mindless drift into confrontation and conflict. We hope prudence will prevail and the world would step back from the precipice. The all-weather strategic cooperative partnership between Pakistan and China has been enduring and mutually beneficial over several decades. China remains a steadfast and reliable partner, and our bilateral ties continue to strengthen across myriad fields. Pakistan is fully committed to ensuring the success of the China-Pakistan Economic Corridor, which has a transformational effect as it completes its first decade this year. The China-Pakistan Economic Corridor's extension to Afghanistan and beyond, further west, would help significantly advance our agenda of connectivity and economic integration. There has also been positive momentum in the Pakistan-US relationship, and the new government took over when the momentum of bilateral ties had been stalled. Proactive outreach resulted in high-level visits from both sides. We are confident that de-hyphenization of relations with the United States will further contribute to strengthening our bilateral relations.
With Russia, Pakistan continues to build a relationship based on trust, understanding, and close cooperation on regional and international issues of common concern. There is so much potential to be realized, there's so much potential to be realized across multiple sectors. As a friend of both Russia and Ukraine, we hope that there will be a move towards peaceful resolution of the ongoing conflict through dialogue and diplomacy. As Pakistan has stressed throughout, there has to be an adherence of the time-honored principles of interstate relations and the UN Charter, including respect for sovereignty and territorial integrity. Europe had forsaken war. We earnestly hoped the current drift would be reversed and a beginning would be made towards addressing mutual concerns and building sustainable peace in Europe again. As for our relationship with India is concerned, currently it is marked by an atmosphere of mistrust, primarily due to India's illegal and unilateral actions. Pakistan is committed to having cooperative and good neighborly relations with India on the basis of mutual respect and sovereign equality. To move forward, India will have to address the obstacles that hinder peaceful coexistence, reverse its illegal measures in occupied Kashmir, and create an enabling environment for meaningful engagement and result-oriented dialogue. Pakistan remains committed to a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. If this dispute is resolved in a just and fair manner, not only durable peace will be established in South Asia, but also the peace dividends would contribute to the well-being and prosperity of 1/5 of humanity residing in our region. I had the opportunity to be the first foreign minister to visit India within the context of the SCO CFM that was hosted in Goa earlier this year. There's a heads of state, heads of government meeting to be held soon, and while we were in the process of deciding whether our Prime Minister should partake in person or through virtual means, before we could reach our own decision, India decided to turn the entire SCO heads of government, heads of state meeting into a virtual format. So now we look forward to participating virtually. But we are committed to our engagement through multilateral organizations. We particularly are committed to regional organizations such as the SCO, and I believe Pakistan's participation, despite our bilateral issues, was a strong signal of Pakistan's commitment to the SCO and regional integration overall. And we've also been particularly active at other multilateral fora, whether it's the United Nations or whether it is the COP27 or whether it was the G77 plus China. And I'm particularly proud of Pakistan's contribution at each of these regional fora. Finally, in light of recent political developments in Afghanistan, the international community must maintain a pragmatic approach and constructive engagement. Abandoning Afghanistan or its 40 million people during this critical phase could lead to unimaginable consequences. The international community must continue to provide support and assistance to avert any potential humanitarian disaster and help build a sustainable economy for long-term development of Afghanistan. Simultaneously, Pakistan hopes that the Taliban authorities would be responsive to the expectations of the international community. The Afghan interim government must ensure inclusivity, respect for human rights of all Afghans, and effective counter-terrorism action. There was a revival and rejuvenation
of bilateral political and sectoral dialogues with all partners through high-level engagement and regular bilateral political consultations, which have allowed institutionalizations of our relationships across the board. Distinguished participants, Pakistan will continue to play its rightful role in the maintenance of international peace and security and advance the cause of sustainable development. I have the full confidence that the ISSI will continue to thrive, adapt, and remain at the forefront of strategic research and policy in my heartfelt congratulations to the ISSI family on this Golden Jubilee celebrations, and again, I conclude by reiterating the pledge that the Institute will continue to have our support and my patronage going forward. Thank you very much. आपने मुझे कोई किताब पसंद की? इधर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि दुनिया को दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। ख़ारजी अमूर पर बात करते हुए कहा कि दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं। हम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तानी मईशत पर बात करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत को इस्तवार रखने के लिए भी ख़ारजी अमूर ज़ेर असर आते हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें अपने मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए भी दीगर ममालिक की मुआवनत हासिल है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैंने अपने दौरे में हमेशा यही किया है, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए बात की है। और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान, चीन और दीगर ममालिक के साथ भी ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए हमेशा ख़्वाह रहे हैं। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइन न्यूज़ के साथ, देखते रहिए।